असरार डिस्कस किए हैं और मुझे कहा है कि इनको अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। यानी फिर वही बात कि ये तो लफ्जी मतलब होता है, आपने हमेशा इस तमसील को समझना है। यानी वो कह ये रहे हैं कि मैं उनकी तालीमात से जो निकाल पाया वो भी आपसे शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं साकिया बरखेज में दर जाम कुन महव अज दिल काविश अयाम कुन। वो कह रहे हैं जो साकी आपको पता है पिलाने वाले को कहते हैं। नॉर्मली ये जो शराब खानों में जो बंदा शराब सर्व कर रहा होता है उसको साकी कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि साकिया मेरे जाम में शराब डाल दे, और ताकि मेरा दिल जो है वो उस शराब के नशे से, ये जो रोजमर्रा की फिक्रें और टेंशनें हैं, इनसे आज़ाद हो जाए। तो बेसिकली वो जो अल्लामा इकबाल पे अक्सर थोड़े कम इल्म और कम फहम लोग जो एतराज़ात कर देते हैं कि वो शराब पिया करते थे, वो इन्हीं अशार से गुमराह हुए ज़्यादातर उनमें से लोग। वजह ये है कि ये मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, ये तमसीली अंदाज होता है, इसमें किसी लफ्ज़ का लफ्जी मतलब आप ले ही नहीं सकते। लेंगे तो वो वैसे ही बड़ा बेमानी सा हो जाता है। तो चूँकि उन्होंने इतनी तमसीलात इस्तेमाल की हैं कि आपके सामने ही अभी तक आपने जितनी देखी, और अभी तो स्टार्ट है, पहला चैप्टर भी एंड नहीं हुआ, तो डिफरेंट अंदाज से बताने समझाने की कोशिश की है। उसमें ये जाम और शराब और साकी के इस्तारे भी इस्तेमाल हुए हैं। तो इनका जब बाकी सारी चीज़ों का मतलब हम वो ले रहे हैं जिसका फलसफा बयान किया जा रहा है, तो सिर्फ जाम के ऊपर आके हम उसका लफ्जी मतलब लेके बैठ जाएं, ये बड़ी कम फहमी वाली बात है। यानी ये इस असूल के खिलाफ है जिस असूल से हम इस किताब को देख रहे हैं, और ना इस असूल के तहत लिखी गई। और सिर्फ ये किताब नहीं, बल्कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। अच्छी बात है, इसका मतलब है शौक था, इंटरेस्ट था कि जी हम इसका कोई वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मैंने 7-8 मेरा अंदाजा है अफराद ने कांटेक्ट किया। मैं बता दूं, सबको आंसर कर रहा हूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें और बड़े काम हैं, मामूलात हैं, जिसके होते हुए हमें किताब के लिए वक्त कम मिलता है। अगर किसी को शौक भी है पढ़ने का, तो आप देखें कि आप असरारे खुदी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो मेरा सबको मशवरा है कि असरारे खुदी ही दोबारा पढ़ने के बजाय आप पैरेलल में कोई और किताब शुरू कर दें। यानी अगर आपको यानी टाइम जो आपने असरारे खुदी का उर्दू तर्जमा पढ़ने पे लगाना है, वही वक्त आप एक और किताब को पढ़ने पे लगा देंगे, तो पैरेलली आप 2 तरह का नॉलेज डेवलप करते रहेंगे। वैसे तो इसका उर्दू तर्जमा मैंने पहले भी बताया था, यूसुफ चिश्ती साहब ने किया, वो मशहूर है, वो काफ़ी चलता है। लेकिन फिर वही बात है कि वो उस शख्स का तर्जमा है जो उसके इल्म के मुताबिक अल्लामा साहब ने लिखने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने जो लिख दिया वो लॉक्ड है, उसमें मजीद डिस्कशन की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो एक आम आदमी के लिए जो फारसी ना समझता हो उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन मैंने भी ज़ाती तौर पे जब उसको थोड़ा सा डिस्कस पढ़ा उस तर्जुमे को, तो मुझे उसमें काफ़ी मसाइल नज़र आए। तो आप फ्रॉम ज़ीरो चेक करेंगे तो शायद आप 50% चीज़ें समझ लेंगे उससे, लेकिन आप अगर मेरी नज़र से देखेंगे तो वो जो 50% रह जाएंगी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको, यानी ये मसनवी जो है ये डिस्कस की जाती है, ये महाफिल, अच्छा ये मसनवी नहीं, जितनी भी मसनवी लिखी गई हैं आज तक, मोर देन 100, वो सारी महाफिल में डिस्कस होती हैं। अब चूंकि हमारी मजबूरी है, हम दूर बैठे होते हैं, वरना तो मैं यानी इसके लाइव सेशन करूं जब सामने बैठे हों, और हर शेयर के बाद हम रुकें, इस पे डिस्कशन। इस पे कोई जल्दी कहानी नहीं है जो अभी कोई मोड़ लेगी और बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पे सीन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस किताब में। इवन आप आखिरी सफ़े पे भी
यही बुनियादी बातों के मुख्तलिफ रंग देख रहे होंगे जो आज हम देख रहे हैं। तो इसलिए इस किताब में आगे जाने से, ज़्यादा पढ़ने से, दोबारा पढ़ने से यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर किसी भी मसनवी को दोबारा पढ़ना हो तो उसके बारे में एक आम तौर पे कहा जाता है कि एक मसनवी का मुतालिया करें। उस मसनवी में जो मौज़ूआत आए, उन मौज़ूआत की अलग किताबों का मुतालिया करें, जिस पे आपको कम से कम साल 2 लग जाते हैं। 2 साल बाद दोबारा मसनवी पे वापस आ जाएं तो आपको वो एक मजीद क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल ये था, बाकी आप पढ़ें, ओपन है, आप जो मर्जी पढ़ें। मेरी यानी मैंने आप लोगों की मसरूफियात को देखते हुए सजेस्ट करता हूँ कि आप पैरेलल में कुछ और शुरू कर दें। तो वो अगर आपको सजेशंस चाहिए होंगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। बाकी इसको हम आगे चलाते हैं। साकिया बरखेज मैं दर जाम कुन, तो साकी उठ और मेरे जाम में शराब डाल दे ताकि मैं ये रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से आजाद हूँ। शोला आबे के असलश जमजमस्त, पानी का शोला, यानी अभी लफ्जी पहले तर्जुमा कर रहा हूँ, पानी का शोला जिसकी असल जमजम हो। अच्छा, जमजम से मुराद यहाँ फिर वही बात है, वो पानी नहीं है जो एक खास जगह से निकलता है और जिसको हम तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जमजम से मुराद पानी की वो फॉर्म है जो पानी की सुपरलेटिव डिग्री बन जाए। और वो उस पानी को नहीं पुकार रहे, वो कह रहे हैं शोला आबे, यानी ये बड़ा ही कमाल इस्तारा होता है। यानी पानी का शोला, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, यानी ये शायर का तखय्युल है जो अपने अरूज पे होता है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, वो कह रहे हैं वो पानी का वो शोला जिसके अंदर अपनी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई हो। ये यानी अब ये लफ्जी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, आपने इसको इस नजर से देखना है कि यानी कोई भी इंसान जिसके अंदर वो तड़प हो जो अल्लाह ताला या ये कायनात उसके उस तड़प के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई है, क्योंकि वो तड़प वैसी होगी तो ये कायनात के सवालात खुलते हैं। ये बिल्कुल वो दूरबीन वाला कॉन्सेप्ट है। आपने 2-4 किलोमीटर देखना होता है तो और दूरबीन है, लेकिन अगर आपने सितारे देखने हो तो आपको अलग स्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये उस अंदाज से कह रहे हैं शोला आबे कि असलश जमजमस्त, वो बंदा जिसके अंदर ये शोला है, और शोला भी ऐसा जिसकी असल उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। गर गदा बाशद परिस्तारश जम मस्त, ऐसा फकीर यानी किसी फकीर के पास भी ये हो ना, आम मांगने वाला गदा यानी जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल है। घर गदा बाशद, अगर ये किसी मांगने वाले फकीर यानी जिसको हम आम तौर पे बेघर और बे सरो सामान इंसान यानी कमतर दर्जे का वो इंसान होता है मुआशरती तौर पर, तो ऐसे इंसान के पास भी अगर उस पानी का शोला मौजूद है, वो ये कह रहे हैं घर गदा बाशद अगर उसके पास है तो परिस्तारश जम अस्त, तो वो जमशेद बादशाह उसका गर्विदा हो जाएगा, उसका आशिक हो जाएगा, उसकी पूजा करना शुरू कर देगा। परिस्तारश यानी ये ऐसी चीज है, ये शोला इंसान के अंदर होना कि अगर किसी इंसान के है तो बादशाह उसके पास पहुंच जाते हैं, उस गदा के पास। ये वो है, यानी इसमें आप इसको एक और रंग से देखें कि इंसान को वो विजन चाहिए जिस विजन के अकॉर्डिंगली कायनात की चीजें रखी गई हैं। देखें आपके हाथ पे जम्स होते हैं, आपको नजर नहीं आते, और ऐसी स्कोप्स माइक्रोस्कोप्स बन गई हैं जिनसे आप जूम करते हैं तो नजर आ जाते हैं। तो अब इससे हमें समझ क्या आई कि अगर आपने जम्स देखने हैं तो स्कोप कुछ और होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कायनात को समझना है, अल्लाह ताला के इस डिजाइन को समझना है, तो उसके लिए जो स्कोप चाहिए वो ऐसा शोला है जिसकी असल जमजम हो। वो अगर आपके पास है तो बादशाह भी आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। ये इसका एक इसकी फिलॉसफी थी।
और मी कुनद अंदेशा रा होशियार तर, दीदाए बेदार रा बेदार तर। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने क्या किया, अंदेशे को होशियार कर दिया। लफ्जी तर्जमा, अंदेशा, अंदेशा वही है जिसको हम उर्दू में भी अंदेशा कहते हैं। कभी कभार फारसी में ये लफ्ज अक्ल की जगह भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि उसको रा होशियार कर दिया तो ये वही अंदेशा है। यानी ये जो हमें फिक्रें लगी होती हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फला ना हो जाए, तो वो कह रहे हैं मैंने इन अंदेशों को भी इंटेलिजेंट बना दिया है, होशियार तर कर दिया है। यानी इन अंदेशों को भी मैं शऊर के एक बुलंद तरीन मकाम पर ले गया हूं। उससे क्या हुआ, दीदाए बेदार रा बेदार तर, मैंने देखने वाली जागी हुई आंखों को मजीद जगा दिया है। यानी जो पहले से ही बेदार हैं, मैं उनको मजीद बेदार कर देता हूं इस अंदेशे की होशियारी से। एतबारे कोह बख्शदकारा, कुव्वत शेरा दहद रो बाहरा। एतबारे कोह बख्शद यानी जो काह, क्या कहते हैं हम उसे, ये जो दरख्तों की छोटी छोटी टहनियां, तिनका कह लें, हाँ यानी तिनका बेहतर वर्ड है, शुक्र है ज़हन में आ गया। तिनके को मैंने पहाड़ जितना मजबूत बना दिया है। यानी जाहिरी तौर पे वो का है, तिनका है, लेकिन मैंने उसके अंदर जब अपनी ये चीज डाली तो वो को यानी पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। वो बिल्कुल ऐसे कि कुव्वत शेरा दहद रोबाहरा। रोबा आपको पता है लोमड़ी के लिए पर्शियन वर्ड होता है, और लोमड़ी जैसे जानवरों के लिए भी। और लोमड़ी की चूंकि सिफत वो चालाकी है, तो कभी कभी रोबा चालाकी और इस होशियारी के माने में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ चूंकि शेर के साथ कंपैरिजन है तो दोनों जानवरों का है कि कुव्वत शेरा दहद रोबाहरा। यानी ये जो एतबारे को, यानी मैंने वो जो तिनके को पहाड़ के बराबर कर दिया है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं लोमड़ी को शेर की कुव्वत अता कर दूं। यानी उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वो सब कुछ कर सकती हो जो शेर कर सकता है। खाकिरा ओजे सुरैया मी दहद, मट्टी थी, खाकिरा वो मट्टी थी, लेकिन मैंने उसको गैलेक्सी तक पहुंचा दिया, जिसको आजकल हम गैलेक्सी कहते हैं। ओजे सुरैया यानी वो जो हमें यहाँ खड़े होके वो मिल्की वेज और डिफरेंट चीजें कभी कभार आसमान साफ हो तो नजर आती हैं, वो कहते हैं पाँव में उड़ने वाली मट्टी थी, लेकिन मैंने उसको गैलेक्सीज तक पहुंचा दिया है। कतरा पिन्हाए दरिया मीरदत, और एक कतरे को मैंने दरिया बना दिया है। यानी कतरे में इतना कुछ डाला गया कि वो दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। उसकी कैपेसिटी और उसकी पावर, यानी कतरे में कितनी कैपेसिटी होती है और पावर, और दरिया में कितनी कैपेसिटी और पावर, वो इस कंपैरिजन को आपको बता रहे हैं कि इसके साथ क्या होता है कि कतरे में दरिया जितनी कैपेसिटी और पावर पैदा हो जाती है। खामशी रा शोरश महशर कुनम, और खामोशी जो है इसमें इसको मैंने मैशर का शोर अता कर दिया है। यानी जैसे वो मैशर के बारे में कहा जाता है ना कि पूरी वो कहानी है कि पूरी कायनात के लोग इकट्ठे होंगे, और आप सोचें कि जहां 1000 अफराद इकट्ठे हों वहां शोर का क्या आलम होता है, तो जहां ट्रिलियंस ऑफ अफराद इकट्ठे हों वहां क्या आलम हो सकता है। वो उसको यहाँ ला रहे हैं कि खामोशी रा शोर शे महशर कुनम, मैंने खामोशी में महशर का शोर बर्पा कर दिया है। और पाए कुबक अज खून बाज अहमर कुनन, कुबक ये एक परिंदा होता है, चकोर, अगर आपने नाम सुना हो। ये जो लोग नोट करते हैं ना, ये कुछ कुछ मुझे चूंकि अल्फाज के मानी याद रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख लिया करें। चकोर या तीतर नुमा एक जानवर है, चकोर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। पाए कुबक अज खून बाज अहमर कुनन यानी चकोर के पाँव में बाज का खून लग गया। यानी चकोर में इतनी ताकत आ गई कि उसने बाज को पकड़ लिया और हलाक कर दिया, और उस लड़ाई में उसके पाँव बाज के खून से भर गए। यानी उसमें इतनी ताकत आ गई। पाए कुबक अज खून बाज अहमर कुना।
ये वो कहना चाह रहे हैं। खेज उदर जामम शराबे नाज रेज, बर शबे अंदेशाए महताब रेज। उठ और मेरे जाम के अंदर शराब डाल दे, खालिस शराब डाल दे। ये फिर वही बात है, ये वो इस्तारात हैं जिनसे लोग बेचारे लफ्जी सा और अजीब सा माने निकाल के एक बंदे के ऊपर वो उन्होंने एक ज़ाहिरी ड्रिंकिंग वाला इल्ज़ाम भी लगा दिया। खेज दर जामम शराबे नाब रेस, उठ और मेरे जाम में शराब डाल दे, खालिस शराब डाल दे। बर शबे अंदेशाए महताब रेज, और रात की तारीकी है और उसमें बहुत सारे अंदेशे बंदे को होते हैं, खौफ होते हैं। तो तू महताब यानी चांद की 14वीं रात का जो चमकता हुआ चांद है, तू वो उसकी रोशनी पैदा कर दे उस अंधेरे के अंदर। ये बेसिकली रूमी को मुखातब कर रहे हैं। तासुए मंजिल कशम आवारा रा, ताकि जो लोग मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं, मैं उन्हें मंजिल की तरफ गामजन कर दूं। ज़ौ के बेताबी दहम नज़ारा रा, और ये बड़ी खूबसूरत आइडियालॉजी है, ये आपको इस मसनवी में बार बार मिलेगी। और ये वाहिद मसनवी है, मैंने बताया है वो 100+ मसनवी है, मैंने तो खैर 15-20 ही देखी होंगी उसमें पढ़ने की हद तक, लेकिन ज्यादा 100+ लिखी गई हैं। लेकिन ये जो आइडियालॉजी है ये सिर्फ आपको पूरी दुनिया में एक ही शख्स दे रहा है जो इस वक्त हमारे सामने है। वो कह रहे हैं तास हुए, यानी जब वो शराब मुझे मिलेगी, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि किस शराब की बात हो रही थी। तास हुए मंजिल कशम आवारा रहा, ताकि जो लोग भटके हुए हैं मैं उन्हें मंजिल की तरफ गामजन कर दूं। ज़ौ के बेताबी दहम नज़ारा रहा। अब देखें आम तौर पे क्या होता है कि इंसान को नज़ारा देखने का शौक होता है, यानी इंसान के अंदर जो शौक है, जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ की सीनरी को देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास जिस इलाके से आप गए हैं वहाँ मुयस्सर नहीं है वो फजा, वो मकाम और वो पहाड़, दरिया, बादल, जो भी उन इलाकों की खूबसूरतियां हैं। तो इंसान के अंदर ज़ौक होता है, इसलिए वो ट्रेवल करके देखने जाता है। ये फरमा रहे हैं कि ज़ौक बेताबी दम नज़ारा रहा, मैं नज़ारे को देखने का शौक पैदा कर दूं, यानी नज़ारे में शौक पैदा हो जाए देखने का मुझे। ये यानी उस आइडियालॉजी की तरफ आ रहे हैं कि ये इंसान का वो मकाम है कि नज़ारा उसको देखना चाह रहा होता है। गर्म रू अज जुस्तजुए नौशवम, रूशना से आरजुए नौशम, ये जो मेरे अंदर तलाश की गर्मी है, इसमें एक नई लहर पैदा हो गई है। और रूशना से आरजुए नौशम, और मैं जुस्तजू या तलब की एक नई शक्ल को समझना शुरू हो गया हूँ, एक नई डायमेंशन को देखना शुरू हो गया हूँ। ये उस शराब की बेसिकली तारीफ चल रही है अभी तक। चश्मे अहले ज़ौक रा मुर्दम मरदुम शवम, ये लफ्ज होगा मरदुम, एक होता है मरदम, वो अलग लफ्ज है, ये चूंकि उस पर जेर जबर कम लगे होते हैं, ये है मरदुम शवम। चश्मे अहले ज़ौक रा मरदुम, ये मरदुम जो होता है, ये आंख की जो ये हमारी पुतली जिसको आमतौर पे कहा जाता है उसे कहते हैं। और चूं सदा दरगोश आलम गुमशवम, अच्छा, चश्मे आलम अहले ज़ौक रा मरदुम शवम, जो साहिब नज़र लोग हैं, यानी जिनको ज़ौक है, जिनको सीखने की तलब है और वो इस रास्ते में चल रहे हैं, मैं उनकी आंख की पुतली बन जाऊंगा, यानी वो मेरी नजर से देखेंगे कि चीजों को कैसे देखा करना है, यानी इतनी परफेक्शन से देख लिया है मैंने। और चूं सदा दरगोश आलम गुम शवम, और यानी जो मेरी जो आवाज है ये आलम के कान में गुम हो जाएगी, यानी जैसे एक आवाज हमारे कान में पड़ती है ना तो वो अंदर जाके रुक जाती है, अब उसका वो हमारे कानों तक पहुंच के अपना एक मतलब पेश कर जाती है। तो वो कह रहे हैं मैं जो आलम का कान है, पूरे आलम को मुखातब कर रहे हैं, मैं उसके कान के अंदर चला जाऊंगा। कीमते जिनसे सुखन बाला कुनम, ये जो कलाम है, पोइट्री है या नसर है या लिटरेचर है,
میں نے इसकी वैल्यू बढ़ा दी है। आब चश्मे खेश दर काला कुनम, और अपने आंखों के आंसुओं के लिए मवाद पैदा कर दिया है, यानी ऐसी चीजें हैं कि उनसे आंखों से आंसू बहते हैं। बाज बर खानम फैज़ पीर रूम, जो मैं ये चाहता हूं कि मैं दोबारा से रूमी के कलाम में से गुजरूं और उसमें से मुस्तफीज हूं। दफ्तरे सरबस्ता असरारे उलूम, जो जिसके पास असरार के सारे राज उसके अंदर हैं, यानी वो रूमी को मुखातब करके कह रहे हैं। वो दफ्तर कहते हैं जहां सारी चीजें होती हैं इकट्ठी, यानी वो रूमी जो है उसके पास बहुत सारे राजों के अंबार एक ही जगह मौजूद हैं। बेसिकली यानी आप जब भी किसी चीज की भी तलाश में निकलते हैं दुनिया में, आप किसी भी चीज को तलाश कर लें, तो जो एक्सपर्ट होता है ना उस चीज का, उसके पास उसका इल्म क्लासिफाइड होता है, ये याद रखिएगा। यानी क्लासिफाइड किसे कहते हैं? आप कोई भी मिसाल ले लें, हम आमतौर पे जैसे घर में आप एक परिंदा रखना चाहते हैं, तो आप बाजार जाते हैं अपनी पसंद का, जो आपको आंखों देखने से अच्छा लगता है ना, आप वो उठा के ले आते हैं और आप उसको पालना शुरू कर देते हैं। जो बंदा परिंदों का इल्म जानता होगा ना, वो सबसे पहले तो आपको बताएगा कि इन परिंदों की कितनी टाइप्स हैं, यानी उसके पास क्लासिफाइड नॉलेज है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन शामिल है। उन टाइप्स के क्या क्या खवास हैं, कौन सबसे छोटे से लेकर बड़े तक, क्वालिटी वाइज भी, साइज वाइज भी, एज वाइज भी, इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइवेबिलिटी भी, यानी ये वो क्लासिफाइड इल्म है ना। अंडों का सीजन क्या होगा, कैसे कैसे हैचिंग होगी, ये सारे प्रोसेस वो आपको बता देता है। यानी आप सोचें कि एक इंसान जाती तौर पे एक परिंदा लेने गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसने पूरी क्लासिफिकेशन करके रखी होती है। ये वो अंदाज है जो रूमी के बारे में कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान जब तलाश में निकलता है ना, तो बड़ी ओपन किस्म की यूनिवर्स होती है। लेकिन जब वो इकबाल या रूमी जैसे लोगों को पढ़ता है, तो उन्होंने उस सारी यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करके रखा होता है कि ये चीज फलां है, ये उस शोबे से ताल्लुक रखती है, इस शोबे का आगाज से इख्तिताम तक ये स्टेप्स होंगे, अगली चीज दूसरी चीज है और उसका ये सेम प्रोसेस दोबारा होगा। ये होती है उसके ऊपर ग्रिप, और यही वो रूमी की क्वालिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा तेज गुजार रहा हूँ ताकि हम, क्योंकि अभी ये पहला चैप्टर भी हमारा खत्म नहीं हुआ, और ये पहला चैप्टर तो भी वो तमहीद और उसी अंदाज से चल रहा है। जहां आपको लगे आप मुझे रोक सकते हैं कि मैं ज्यादा तेज हो गया हूँ। जाने उ अज शोला सरमायादार, जाने उस, यानी वो जो है रूमी जो है वो शोला है और शोलों से भरा हुआ, यानी शोला आग की एक सुपरलेटिव डिग्री होता है जब आग भड़क जाती है। मन फरोगे यक नफस मिसले शरार, और मैं तो उसकी एक चिंगारी जैसा हूं ना, यानी उसमें से तो लाखों चिंगारियां निकल सकती हैं, लेकिन मैं उसमें से एक चिंगारी हूं। ये बड़ी खूबसूरती है इस कलाम की, आप बार बार नोट भी करेंगे कि जैसे ही वो अपनी इल्मियत का इजहार करते हैं, तो अगले दो चार अशार के अंदर वो आजिजी में वापस आ जाते हैं। ये कमाल होता है बैलेंस का, वरना हमारे यहाँ जो आजिजी की तरफ लोग झुक गए हैं वो बिल्कुल ही बेबसी की तरफ चले गए हैं, और जो तकब्बुर की तरफ चले गए हैं या जो इजहार की तरफ चले गए हैं वो रियाकारी और तकब्बुर की मंजिलें भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन ये बैलेंस आपको यही नजर आएगा। यानी अभी पीछे क्या बात कर रहे थे और अब कह रहे हैं मन फिरोगे यक नफस मिसले शरार, वो तो शोलों से भरा हुआ है, मैं तो उसकी एक चिंगारी हूं, वो जो उड़ के एक साइड पे चली जाती है ना अपने आप को, वो कह रहे हैं। शम्मा सोजा ताख्त बर परवाना एम, अच्छा ये खूब है जी, बादा शब हूं रेख्त बर परमाना है, बर पैमाना है। अच्छा, इस पे थोड़ी बात करते हैं, ये मजेदार है। शम्मा सोजा ताख्त बर परवाना है, ये मैंने वही बताया था कि ये वो आइडियोलॉजी है जो सिर्फ अल्लामा ने पूरी दुनिया में पेश की। और मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि सिर्फ अल्लामा ने पेश की है, तो मैं कतन भी मुसलमान राइटर्स की बात नहीं कर रहा होता, ना मैं पर्शियन राइटर्स की बात कर रहा होता हूँ, ना मैं फिलोसफिकल राइटर्स की बात कर रहा होता हूँ,
میں دنیا کے سارے رائٹرز جو میری نظر سے گزرے ان ساروں کو کلب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو صرف یہاں ملے گی. وہ کہہ رہے ہیں شمع سوزاں تاخت بر پروانہ ہے. پوری دنیا میں ایک مثال مشہور ہے جو لٹریچر میں اور شاعری میں ریپیٹ ہوتی ہے کہ پروانہ شمع کے اوپر جان دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں شمع کو اپنے پروانہ کے اوپر نثار کر دوں گا. یعنی وہاں الٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ ستارہ، علامہ صاحب نے الٹ کر دیا ہے کہ یہاں شمع پروانے پہ نثار ہو جائے گی. بعد شب خوں ریخت بر پیمانہ ہے، یعنی پیمانہ آگے کیا جاتا ہے نا تاکہ اس میں شراب ڈالی جائے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں شراب میرے پیمانے پہ شب خوں مطلب گر پڑے گی، اس کے اوپر لپٹ پڑے گی، یعنی وہ اس پہ حملہ آور ہو جائے گی. اتنی اس پیمانے میں کشش ہے. یعنی یہ وہ فلسفی کیا ہے کہ انسان کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں بخشی ہیں جہاں یہ راز اس کے اندر اڈلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہم اپنے آپ کو خود ہی کے اس مقام تک نہیں پہنچا پا رہے. تو یہ وہ انداز ہوتا ہے جو آپ کو یہاں بڑے یونیکنس کے ساتھ ملے گا اور بار بار ملے گا، تقریباً ہر پیج پہ ملے گا. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، جو رومی ہے اس نے میری مٹی کو پکڑا اور اکسیر کر دیا. از غبارم جلوہ تعمیر کر. چلیے پہلے میں اکسیر بتا دوں. اکسیر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ٹول ہے، ایک ڈیوائس ہے جو اس سے چیز جو اس میں چیز آتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومی کی تعلیمات سے پہلے میں مٹی تھا، لیکن اس نے مجھے سونا نہیں بنایا، اس نے مجھے اکسیر بنا دیا ہے. یعنی سونا کہہ دیتے نا تو اینڈ ہو جاتا، یعنی پروڈکٹ اینڈ ہو جاتی ہے نا. انہوں نے بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا پیر رومی خاک را اکسیر کر، رومی نے مجھے اکسیر بنا دیا ہے، میں مٹی تھا. یعنی اب مجھے جو ٹچ کر جائے یا مجھ تک جو پہنچ جائے گا وہ سونا بن جائے گا. از غبارم جلوہ تعمیر کر، اور میں تو ایک بکھرا ہوا غبار تھا نا. وہ قافلہ چلتا ہے تو جو پیچھے مٹی اڑتی ہے اس کو غبار کہتے ہیں پرشین میں. از غبارم جلوہ تعمیر کر، میں تو ایک بے ہنگم سا غبار تھا، اس نے اس غبار کا بھی ایک خوبصورت جلوہ بنا دیا ہے. جلوہ وہ ہوتا ہے جو ایک پراپر شیپ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. تو یعنی میں تو بکھرا ہوا یعنی انتشار کا شکار تھا، اور اس نے میرے انتشار کو ایسی شکل دی کہ وہ ایک جلوے کی شکل اختیار کر گیا. یہی وہ بات جو بھی میں کر رہا تھا کہ نالج اندھے پن سے ڈھونڈتے رہنا، تلاش اس بندے کو بھی ہے، ہم سب کو ہوتی ہے. وہ جو دو بیسک سوال جو پوری دنیا کے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ خالق کون ہے اور میرے آنے کا کیا مقصد ہے. یہ پوری دنیا کے کامن سوال ہیں. اب ان دو سوالوں کے جواب کی تلاش میں پوری دنیا کے لوگ نکلے، سائنٹسٹ بھی، فلسفر بھی، ایسٹرولوجسٹ بھی، ہر طرح کے لوگ نکلے، جیولوجسٹ نکلے، اور آج کل تو ایسٹروناٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. تو یہ سارے جس جواب کی بات کر رہے ہیں اس سوال کو وہ یہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ از غبارم جلوہ تعمیر کر، میں بکھرا ہوا غبار تھا اور اس نے مجھے جلوے کی شکل دے دی. ذرہ از خاک بیاباں رخت بست، واہ، تاشوائے آفتاب آرد بدست. یعنی اب وہ اس کو مثال کیا پیش کر رہے ہیں کہ ذرہ اٹھا، یعنی ذرہ از دا شارٹیسٹ فارم آف ارتھ. ذرہ اٹھا اور وہ نکلا اور چل پڑا، یعنی جیسے سامان باندھ کے آپ کہیں ٹریول کرنے لگ جاتے ہیں نا، وہ اس زمین سے نکلا، اس خاک سے اٹھا، رخت بست، اور اس نے سامان باندھا، وہ نکل پڑا. کس لیے نکل پڑا؟ تاشوائے آفتاب آرد بدست، کہ وہ سورج سے نکلنے والی شعاع کو کیپچر کر لے جا کے. یعنی سورج جو پورے اس سولر سسٹم کو روشنی دے رہا ہے، یعنی وہ مثال دے رہے ہیں کہ اور اس زمین کا ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا، اس نے سامان باندھا ہے، وہ نکل پڑا ہے. اور وہ کس لیے نکلا ہے؟ کہ وہ سورج کی کرنوں کو کیپچر کر لے گا جا کے. اب اس کی فلسفی میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ریپیٹڈ ہے، اس لیے میں ایزیوم کروں گا کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. موجمو در بحر او منزل کنم، میں ایک موج ہوں
اور मैं उसके समुंदर में रहता हूँ। यानी वो समुंदर है, रूमी को कह रहे हैं, उसमें तो बेशबहा लहरें हैं, मैं एक मौज हूं, लेकिन चूंकि मौज रहती ही समुंदर में है तो मेरा कयाम जो है वो उसके समुंदर के अंदर है। क्यों है? ता दुरे ताबिंदा हासिल कुनम, ताकि मैं चमकता हुआ मोती वहां से निकाल के ले आऊं, जो समुद्र की तहों से निकलते हैं ना, वो निकालना चाह रहे हैं। ये क्या है जी? मन के मस्ती, अच्छा कद लिखा हुआ, ये कहानी मन के मस्ती हाज सहबाइश कुनम, जिंदगानी अज नफस हाइश कुनम। मन के मस्ती, यदि मैं उसकी शराब की मस्ती में रहना चाहता हूँ, जो उसने मुझे शराब दी है, मैं उस मस्ती में रहना चाहता हूँ। और जिंदगानी अज नफस हाइश कुनम, मैं जिंदगी, यानी ये जो इंसान का पैदा होना जिंदगी नहीं, जो इंसान में जिंदगी आ जाना, उसे जीने का शऊर आ जाना, ये मुझे, मैं वहां से लेना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर ये जिंदगी उधर से आई हुई है। शब दिले मन माइले फरियाद बूद, एक रात का वो जिक्र कर रहे हो, ये कि एक रात नहीं होती, यानी ये तो मंजर बयान किया जा रहा है ना। इस तारतन शब दिले मन, रात है और मेरा दिल फरियाद कर रहा है। खामोशी अज यार बम आबाद बूद, और उस खामोश मंजर के अंदर मैंने अपने यार को सोचा और वो आ गया। यानी बेसिकली आप बैठ के सोच रहे हैं तो इंसान का ब्रेन, जो उसके पास मालूमात होती हैं, उनकी दूरबीन से दुनिया को देखता है। अब क्योंकि वो रूमी की तालीमात को अपनी मालूमात में डाल चुके हैं, तो वो मंजर बयान कर रहे हैं कि शब दिले मन, जब मैं ढूंढ रहा था, फरियाद कर रहा था, तो बिल्कुल वो मंजर है जैसे रात का टाइम है और मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, और उस खामोशी के अंदर वो यार आके आबाद हो गया है। यानी वो जो मैं जिस पैराए में सोच रहा हूँ, उसमें वो रूमी की तालीमात शामिल हैं। शिकवा आशुबे गमे दौरान बुदम, मैं ये जो हालात की संगीनी का शिकवा होता है, जो दर्द है मेरे अंदर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अज तही पैमान की नाला बुदम, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं कितना खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है इस सारे के बारे में जो मैं महसूस कर रहा हूँ। ई कदर नजारा हम बेताब शुद्ध, ये वो मंजर चला रहे हैं इसलिए मैं भी थोड़ा क्विक चल रहा हूँ। वो कहते हैं ये इतना मुझे नजारा याद रहा, यानी मुझे इतना मंजर याद रहा है, बालों पर बशिकस्त तो आखिर ख्वाब शुद्ध, कि मेरे बालों पर, यानी जो सोच के वो परिंदे उड़ते हैं ना, वो थक कर गिर गए और मैं सो गया। ये उस मंजर की बात कर रहे हैं। रूए खुद बनमूद पीरे हक सरिश्त, कूब हरफे पहलवी कुरान नविश्त। तो जब वो मैं सो गया हूं तो क्या हो रहा है कि वो मेरे सामने खुद आ गया। रूए खुद बनमूद पीरे हक सरिश्त, वो पीर मेरे सामने आ गया जिसकी फितरत ही कवानीन इलाही के मुताबिक है। यानी हक सरिश्त, हक जैसी फितरत रखने वाला, यानी मेरे सामने वो आ गया। इशारा रूमी की तरफ रहेगा, बार बार वो नाम नहीं ले रहे, आपने खुद ही समझ लेना। रूए खुद बनमूद पीरे हक सरिश्त, मेरे सामने वो कवानीन इलाही को समझने वाली फितरत रखने वाला इंसान आ गया। कौन सा इंसान? कूब हरफे पहलवी कुरान नविश, जिसने पहली भी जबान के अंदर कुरान लिखा है। यानी वो जो पर्शियन कुरान है जिसको कहा जाता है ना, जो क्या थी, मसनवी ये रूमी। मैं नेक्स्ट जो ये जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मसनवी रूम के कुछ अशार करवाऊंगा, ताकि आपको थोड़ी सी वो एक फीडबैक आ जाएगी, आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। तो जब जब उनका नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों उस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो थोड़ी सी इससे मुश्किल जबान होती है। पहलवी जो है ये पुरानी फारसी को कहते हैं, पहली पहली फारसी। जैसे उर्दू पहली बहुत मुश्किल लगती है आज हमें, तो ये फारसी की जो पहली जबान थी, जो आज से 600-800 साल पहले चलती थी। तो मेरे सामने वो हक की फितरत रखने वाला इंसान आ गया जिसने पहलवी जबान में कुरान लिखा है। गुफ्त ए दीवाना, अच्छा मजे की बात है, ये कहीं भी नहीं कहते कि उसने पहलवी जबान में कोई हदीस लिखी है या पहलवी जबान में कोई फलां सीरत की किताब लिख दी या तारीख लिख दी। कह रहे हैं कुरान लिख दिया है। गुफ्त ए दीवाना अरबाब इश्क, वो बोले कि ए आशिक इंसान,
आशिकों के आशिक इंसान, इश्क के मारे हुए, जो भी आप इस्तारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जुर्राए गीरज शराबे नाब इश्क। जुर्रा जिसको आजकल नहीं आप वो ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं वो कहते हैं 1 शॉट और 2 शॉट, तो वो जो सबसे मिनिमम शराब होती है ना उसको जुर्रा कहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी। तो वो रूमी ने क्या कहा है कि आशिकों के दीवाने उठ जा और जुर्रा जितनी शराब तू सिर्फ पी ले, यानी बहुत कम शराब जो है और खालिस शराब ये तो पी ले। अब होगा क्या, बर जिगर हंगामा मैशर बजन, वो अब थोड़ी सी जब मेरे अंदर गई है तो मेरे अंदर तो हंगामा मैशर बर्पा हो गया है, यानी हशर का एक मंजर मेरे अंदर पैदा हो गया है। ख्यालात और तसव्वुरात की बात कर रहे हैं। शीशा बर सर दीदा बर नश्तर बजन, वाह, यानी वो हंगामा इस तरह का है जैसे एक ड्रंक आदमी वो अपने ही जिस चीज में पी रहा होता है ना उसे सर पे मार लेता है, यानी मैं ये चाह रहा हूं कि इस पैमाने को सर पे मार लूं। या बर नश्तर बजन, यानी नश्तर वो क्या होता है, दो वो चाकू होता है, नॉर्मली चाकू की एक शक्ल है जो या दोनों तरफ से तेज होता है या दरमियान से आप पकड़ते हैं और दोनों तरफ चाकू होता है, यानी दो मुंह वाला एक अंदाज, उसको नश्तर भी कहा जाता है। तो वो नॉर्मली वो आंख पे लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं आंख को नश्तर पे मारूंगा, ये फिर वही बात है जो मैं बार बार बता रहा हूं कि ये उल्ट फिलॉसफी की तरफ जाते हैं जो पहली दफा इन्होंने ही पेश की है। तो ये वो शराब पीने से क्या हो रहा है कि मैं आंख नश्तर पे मार दूंगा, ये हो जाएगा उससे। खंदरा सरमाया सद नाला साज, अश्क खूनी राजगर पर काला साज। ये अभी वही मंजर चल रहा है, मैं इसको क्विक क्विक गुजारता जाऊंगा आपको वन लाइनर बता के कि 100 तरह के रोने जो हैं वो एक हंसी के पीछे हैं, यानी खंदारा सरमाया, यानी सरमाया क्या है उस हंसने का जिसके पीछे 100 रोने थे। अश्क खूनी राजिगर पर काला, यानी ये अंदर का खून है, जिगर का खून, हालांकि जिगर का खून बाहर नहीं आ रहा, लेकिन ये उस फीलिंग को बयान करने की कोशिश हो रही है कि मैं वो जिगर का खून निकाल के पेश कर रहा हूँ। ताबके चू गुंचमी बाशी खामोश, अब वो ये यानी उन्होंने कहा कि तू गुंचे की तरह क्यों चुप करके बैठा हुआ है। गुंचा आपको याद होगा हमने बात की थी। ताबके चू गुंचमी बाशी खामोश, अनिगहते खुद राचू गुल अर्जा फरोश, यानी तू गुंचे की तरह खामोश होके चुप करके क्यों बैठा हुआ है। इसको रूमी यानी कह रहे हैं, ये कहते हैं रूमी की तालीमात ने मेरे अंदर वो आग लगाई है कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं गुंचे की तरह चुप करके क्यों बैठा हुआ हूँ, जबकि मुझे जैसे फूल में से खुशबू निकलती है ना वो चारों तरफ खुद ब खुद फैल जाती है, तो तू इस तरह अपनी खुशबू फैला दे जिस तरह फूल की खुशबू ऑटोमेटिकली फैल जाती है जब वो खिल जाता है। दर गिरा हंगामा दारी चूसपन, महमले खुद बरसरे आतिश बंद, वाह, यानी दर गिरा हंगामा दारी चूसपन, ये स्पंद जो होती है ना, ये जो देहात के लोग हैं तो समझते हैं, ये हरमल एक बूटी होती है जिसको हम उर्दू में तो हरमल कहते हैं। उसके वो छोटे छोटे वो ब्लैक दाने होते हैं, अगर आपने वो देखे हुए हैं तो वो उसको कह रहे हैं कि और वो जो ब्लैक दाने होते हैं ना उनको कभी तवे के ऊपर आप रखें तो वो पटक पटक के जैसे पॉपकॉर्न्स नहीं आजकल उड़ते हुए ऐसे तड़पते हैं और उनके अंदर से आवाज और वो तड़क पैदा होती है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर उस स्पंद की तरह यानी उस हरमल की तरह, यानी ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो अपनी कैफियत फीलिंग और आइडियोलॉजीज को कितने अंदाज से बयान कर रहे हैं कि कभी कोई मिसाल रिपीट नहीं करते, हर दफा नई मिसाल पे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो पीरे रूमी ने कहा कि तू उस तरह की तड़प पैदा कर जैसे स्पंद को जब गर्म किया जाता है ना तवे के ऊपर या आग के ऊपर तो वो पटकती है उस तरह से। और होगा क्या, महमले खुद बरसरे आतिश बबंद, यानी इससे क्या हुआ कि मेरे तो अपने ही लिबास के अंदर आग लग गई है।
महमले खुद यानी मेरे ही लिबास के अंदर आग लग गई है। चूं जरस आखिर जहर जुज़्वे बदन, नालाए खामोश रा बैरून फुगन। यानी ये वो सारे शेर हैं जो रूमी इनको कह रहा है, ये वन साइडेड मुकालमा चल रहा है। तो चूं जरस आखिर जहर आखिर जे हर जुज़्वे बदन, ये जहर नहीं होता, ये मैं थोड़ा गलत पढ़ गया। चूं जरस आखिर जे हर जुज़्वे बदन, इस तरह पढ़ा जाएगा इसको। यानी अब वो देखें इनकी ऑब्जर्वेशन और इनका मुतालिया देखें कि वो जो आप बड़ी सी घंटी होती है ना, उसको जब बजाते हैं, जैसे बादशाहों के दरबार जरस, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऊंट के गले में लटका दी जाए, या अक्सर वो मंदिरों के बाहर या ऐसी बिल्डिंग्स के बाहर लगी होती है। तो कहते हैं कि जरस को जब बजाया जाता है ना, यानी उस पर जब चोट पड़ती है तो उसके पूरे जिस्म में से आवाज निकलती है, यानी उसके अंदर कोई आवाज के लिए कोई स्पेशल टूल नहीं है। चूं जरस आखिर से हर जुज़्वे बदन, यानी जैसे जरस के हर हर पार्ट में से आवाज निकल के फैलती है, इस तरह से तू अपनी खामोशी को बाहर निकाल और पहुंचा दे। ये वो मिसाल दे रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि कभी आपने गौर किया कि जब घंटी बजती है, हम समझते हैं कि वो जो अंदर एक छोटा सा लटक रहा होता है, वो जब दीवार से टकराता है ना तो उसकी आवाज, असल में उसकी पूरे जिस्म से आवाज निकलती है। यानी ये वो आइडियोलॉजी है कि इंसान को उसके मैक्सिमम थ्रूपुट पे ले जाएं आप, बजाय सिर्फ उसकी जबान बोल रही हो। ये वो आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं। आतिशस्ती बज़्म आलम बरफरोज, दीगरारा हमज़े सोजे खुद बसोज। वो कह रहे हैं जो तेरे अंदर आग है, इससे तू आलम को रोशन कर दे। और दीगरारा हमज़े सोजे खुद बसोज, और जिस आग में तू जल रहा है उससे लोगों को भी जला, वो आग लोगों के अंदर भी जला दे। फाश गो असरार पीरे मैं फरोश, मौज मैं शो किस्वते मीना बपोश। फाश गो साफ कहता है, खुल के कहता है, खुल के कह रहा हूं असरार राज, जो मुझे उस शराब बेचने वाले पीर ने समझाए। यानी मैं खुल के बता रहा हूं वो राज जो शराब बेचने वाले मैं फरोश ने मुझे समझाए। वो क्या कि मौज मैश और किस्वते मीना बपोश, यानी आप देखिएगा इसका जब मैं माना बताऊंगा कि वो जो फिर वही बात है जो रिवर्स फिलॉसफी है, उसके लिए कैसी कैसी तमसीलात हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है कि शराब जो होती है, मीना वो सुराही नुमा जो एक बड़ा सा क्या होती है, जग कह लें उसे, जो भी बड़ा सा एक जग होता है जिसके आगे वो टोंटी सी लगी होती है, मीना कहा जाता है उसको पर्शियन में, सुराही उर्दू में हम कहते हैं शायद। तो सुराही के अंदर शराब होती है ना, तो वो उस मंजर को इस तरह कह रहे हैं कि ये सुराही के अंदर शराब नहीं है, शराब ने सुराही को पहन रखा है। यानी यानी कभी कभी मेरी ना बस हो जाती है ये मसनवी को पढ़ते हुए ना खुद को समझाना भी। यानी ये वो इतना खूबसूरत मंजर कशी है कि वो जो मैं फरोश के जो राज हैं वो इस तरह के हैं कि आम तौर पे हम समझते हैं कि सुराही के अंदर शराब है। वो कहते हैं नहीं, शराब ने सुराही पहन रखी है। असल बात ये है। अब इस पे बहुत बात हो सकती है। यानी वो आपको चलता फिरता बोलता हुआ इंसान नजर आता है तो आप समझते हैं कि ये इसने यानी फर्ज करें सीखा समझा या बताया। वो बता रहे हैं कि ये तो इसने इंसान का लिबादा ओढ़ रखा है ना, असल में तो ये इल्म है जिसको इस लिबादे की जरूरत थी। इल्म तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो उसकी मिसाल ये पेश कर रहे हैं कि मौज मैश और किस्वत मीना बपोश, बिल्कुल ऐसे जैसे सुराही जैसे शराब सुराही का लिबास पहन लेती है। ये इस तरह से वो कह रहे हैं। संग शो आईना अंदेशा रा, पत्थर बन और अंदेशों के आईनों को तोड़ दे। बरसरे बाजार बशिकन शीशा रा, और बाजार में जैसे एक चीज होती है इस तरह से इस टूट फूट को तो सामने ले आ। अज नीस्ता हमचू ने पैगाम दे, कैसरा अज कौम है पैगाम दे। अज नीस्ता, नीस्ता वो हमारे यहाँ जैसे अगर आप मतलब वो लफ्ज फिक्स हो जाते हैं ना कुछ बागात के लिए, जैसे पंजाब में अमूमी तौर पे गन्नों का जो खेत होता है उसको कमाद कहते हैं। अब लगे उसके अंदर गन्ने होते हैं लेकिन उसको कमाद कहते हैं।
تو پرشین میں اگر آپ ایک باغ کے اندر بانس لگا دیں نا سارے، تو اس جگہ کو نیستاں کہیں گے. تو از نیستاں ہم چونے پیغام دے، یعنی جیسے نیستاں جو ہے، یعنی جو بانسوں کا باغ ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں ایکسپرٹ لوگ جاتے ہیں، ایک مرضی کے سائز کا بانس کاٹتے ہیں، اس کو ڈفرنٹ جگہوں سے سوراخ کرتے ہیں، اس کے ووکل سیٹ کر کے اس کو بانسری بجا کے جب بجاتے ہیں تو لوگوں کو آواز جاتی ہے نا. یعنی وہ اس طرح پورے پروسیس کو لوگوں کے آگے پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیسرا از قوم ہے پیغام دے. اچھا جی، یہ اب تاریخ آ گئی ہے یہاں پہ. تاریخ سننے میں آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا میں اس کو کنٹینیو رکھوں؟ مجھے یہ بتا دیں ذرا کوئکلی. نہیں سنائیں آپ سر تاریخ. اچھا جی، قوم ہے کا ذکر آیا نا، اس سے مجھے وہ یاد آ گئی قوم جو تھی نا، وہ ایک قوم ہے جو ہے یہ جو سعودیہ کا علاقہ ہے جس کو ریاض اور وہ جو بیک سائڈ آف دا سعودیہ جس کو نارملی کہا جاتا ہے، اس ایریا میں رہنے والی ایک قوم تھی. ہوگی بھی ابھی بھی، لیکن وہ چونکہ تاریخی ایک واقعہ میں اس لیے تھی الگ. تو وہاں ایک قوم رہتی تھی وہاں، اور یہ جو واقعہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ حضرت عمر کے دور خلافت کے بارے میں لکھا جاتا ہے. یہ بڑا کلیئر نہیں ہے اس کے بارے میں، ہسٹری کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے سٹینڈ نہیں لیتی اس بات پہ، لیکن ایک اندازہ یہی ہے مورخین کا. تو وہاں ایک سردار تھا جس کی، یعنی جیسے آج آپ کے یہاں کو امیر لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ پڑھائی کی طرف راغب ہیں اور پیسہ بھی ہو تو وہ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج دیتے ہیں. تو وہ اس سردار نے، وہ قوم ہے کے سردار نے، ہے ایک قوم کا نام ہے ایک قبیلے کا، ہے کے سردار نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے، بہت خوبصورت تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھی، اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا دمشق. یعنی وہ اس وقت مدرسے اور وہاں پہ جو اس دور کی جو اعلیٰ تعلیم آپ کہہ لیں وہاں پر ہوتی تھی. اور یہ وہ دور ہے اصل میں جب وہ، جیسے آپ پروفیسر کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں نا، تو مولوی شفیع اللہ ایک بڑے ویل نون نیم گزرا ہے، اس کا مدرسہ مشہور ہوتا تھا، وہاں جا کے لوگ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کرتے. تو وہ لڑکی وہاں پڑھنے جاتی ہے اور ایک اور عرب سردار کا بیٹا وہ بھی وہاں پڑھنے آیا ہوتا ہے اور ان کو آپس میں عشق ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑی کہانیاں ہیں. یہ چلے مجھے وہ لیلا مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، یہ وہ کہانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن لیلا مجنو یہ اس تو فلمی نام ہے ایک طرح. اصل میں کیس ہے، یعنی اس بندے کا اصل نام. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں اس کو پہلے آگے چلاؤں تاکہ یہ مصرع آپ کو سمجھ آئے. تو وہ ہوا کیا، وہ ان کا عشق کیا، اس کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں بھی ہیں، کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں. وہ کیس کے والد نے اس کے جو لیلا کے والد کی طرف، دونوں سردار تھے، رشتہ بھیجا تو رشتہ طے ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ کیس جو ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی پاگل ہو گیا. وہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ لیلا کو اس یونیورسٹی سے یا اس ادارے سے بھیج دیا گیا واپس اس کے گھر، جب وہ گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وہاں پہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، تو یہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا اور صحرا کی طرف نکل گیا. تو وہ اس کے باپ نے اس کو دوبارہ سے گھر بلایا. میں سم اپ کر رہا ہوں، بہت ڈیٹیلز ہیں، بڑی ہی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ اس کہانی کو پرشین رائٹرز نے بڑے بڑے ڈیفرنٹ انداز سے پیش کیا ہوا ہے. صرف پرشین نے نہیں، ساری دنیا نے ہی پیش کیا ہوا ہے. میں تو صرف یہ جو چونکہ یہاں پہ پرشین لکھی ہے اس لیے. تو وہ کیس جو تھا، وہ اس کا والد اس کو لے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم جس کے عشق پہ پاگل ہو، میں تمہاری وہاں بات کر چکا ہوں اور اب ہم جائیں گے رشتہ لینے. اینڈ دے آر ایگریڈ، کیونکہ میں بھی سردار ہوں وہ بھی سردار ہیں، اور سردار سردار کو نہ نہیں کرتا. تم نے صرف وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ تم نارمل آدمی ہو. یہ تمہارے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں نا، یہ وہاں نہ ہو. یہ چلے جاتے ہیں، وہاں رشتے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اتنا گم ہے لیلا کے اندر، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ایک کتا اوپر سے نا نیچے اترتا ہے محل کے اوپر سے. تو کسی ملازم نے کہا کہ وہ لیلا کے کتے کو پکڑو. تو کیس کو پتا چلا یہ لیلا کا کتا ہے، تو اس نے جا کے اس کتے کو چومنا شروع کر دیا اور گلے سے لگا لیا اور اس کو وہ پیار کر رہا ہے. تو جب اس نے یہ حرکت کی تو وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ پھر، یعنی اس کو وہ ثبوت مل گیا کہ تو واقعی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے جو اس کے مطابق پاگل کر سکتے ہیں.
اور اس طرح یہ بات نہیں ہو پاتی، اور پھر اس کیس کا اس قوم ہے کے اندر انٹری بھی منع ہو گئی ہے، یعنی داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ کہانی تو آگے بھی چلتی ہے، میں آپ کو فی الحال ٹائم نہیں لگاتے، اس کی تو بڑے ڈفرینٹ پہلو ہیں جو اس کہانی میں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو ایکچولی کیا ہوا، اب دیکھیں کہ کیس کو اس قبیلے اور قوم کے اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیس را از قوم ہے پیغام دے، کہ تو قوم ہے بن کے کیس کو پیغام دے کہ آ میرے پاس، میں تجھے لیلا دوں گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے تاریخ پہ کتنی گرپ ہوگی علامہ صاحب کی جب وہ یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ اصل میں تو کیس انٹر ہی نہیں ہو سکتا نا، وہاں لوگ اس کو پتھر مار کے بگا دیتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو قوم ہے کی طرف سے پیغام دے کیس کو کہ آ جا، لیلا میرے پاس ہے۔ یعنی انسان کو جن سوالات کے جوابات کی تلاش ہے وہ بن کے اس طرح سے تو دے جیسے کیس کو لیلا کی تلاش تھی لیکن اس کو جانے نہیں دیا جاتا تھا، تو اب تو اس کو اس استعارہ میں بلا۔ اچھا جی واپس آتے ہیں ہسٹری سے۔ نالا را انداز نو ایجاد کن، یعنی یہ پھر وہی بات ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھول نہ جائیں کہ یہ رومی ان کو کہہ رہا ہے، یا انہوں نے رومی کی تعلیمات سے جو اخذ کیا ہے کہ وہ مجھے انہوں نے یہ سمجھایا ہے، میں نے ان کی تعلیمات سے یہ نکالا ہے۔ نالا را انداز نو ایجاد کن، یعنی یہ جو تیری گفتگو ہے اس کے لیے نیا انداز اپنا۔ بزم را از ہائے ہو آباد کن، اور اپنی محفل میں ان درد مندوں کو، ہائے ہو یعنی جو اس قوم کا اور اس آئیڈیالوجی کا درد رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کر۔ خیز و جانے نو بدا ہر زندہ را، از کو میں خود زندہ تر کن زندہ را، اٹھ اور ہر زندہ کو دوبارہ سے زندہ کر۔ یعنی ایک زندہ بایولوجیکل ہے اور دوسرا آئیڈیالوجیکل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ اور ان لوگوں کو زندہ کر جو ویسے زندہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ از کم خود، یہ کم پرشین کے اندر عربک سے آیا، کم وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کم باذن اللہ ہے، اٹھو اللہ کے قوانین کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں از کم خود، تو اپنے کم خود سے زندوں کو مزید زندہ کر دے۔ خیز و پا پر جاد آئے دیگر بنے، خیز و پا پر جاد آئے دیگر بنے، جوش سودائے کہن از سر بنے۔ اٹھ اور ایک نئی منزل کے سفر کا آغاز کر، اور جو پرانے لوگوں نے، یعنی سودائے کوہن، جو پرانے لوگوں کی آئیڈیالوجیز کے اندر جوش چھپا تھا نا، اس کو نئی شکل دے کر لے جائے ساتھ اپنے۔ آشنائے لذت گفتار شو، اور گفتگو کی لذت سے آشنائی پیدا کر تاکہ تیری گفتگو میں وہ اثر پیدا ہو۔ اے درائے کارواں بیدار شو، درائے وہ جرس تو اس گھنٹی کو کہتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا جو قافلے میں کسی ایک جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی تھی، اور جو پورے قافلے کے چلنے کا شعور ہوتا تھا اس کو درا کہا جاتا تھا۔ اے درائے کارواں بیدار شو، یعنی وہ شور پیدا کر جیسے کارواں چل پڑا ہے، وہ اٹھ گیا ہے اور چل پڑا ہے وہ اپنی منزل کی طرف۔ اچھا جی ٹائم ہے، ہم اس کو کر لیں گے۔ کوشش۔ اچھا جی، زی سخن آتش بپیراہن شدم، یہ جب اب علامہ صاحب بولے ہیں، یعنی پہلے وہ سارا رومی کی طرف سے اس طرف کو فلو دکھا رہے تھے، اب وہ بولے ہیں کہ زی سخن آتش بپیراہن شدم، اس سخن نے، اس گفتگو نے، اس بات نے تو میرے تن بدن کے اندر آگ لگا دی ہے، میرے جسم کے اندر، میرے لباس کے اندر۔ مثل نئے ہنگامہ آبستن شدن، نئے بانسری کو کہتے ہیں، یعنی بانسری جب آواز نکالتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں وہ آخری سوراخ میں سے آواز، اس کی پورے جسم میں سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک ایک ذرہ اس آواز کو نکالنے میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے جیسے بانسری کے اندر سے ذرے ذرے میں سے آواز نکلتی ہے نا، ایسے میرے اندر سے یہ نکل رہا ہے۔ چوں نواں از تار خود برخاستم، جنت از بحر گوش آراستم، چون نوا از
तारे खुद बर्खास्तम, जैसे मैं एक साज का तार हूं और उस तार में से मैं ये आवाज निकाल रहा हूं, और वो आवाज कैसी है, जन्नत अज बहरे गोशा रास्तम, कि मैंने सुनने वाले के कानों में जन्नत का मजा पैदा कर दिया है। यानी वो देखे ना, वो फिर उस तरफ चले जाते हैं जहां वो इल्मियत के इजहार की तरफ आते हैं। बर गिरफ्तम पर्दा अज राजे खुदी, और मैंने खुदी के राज से पर्दा उठा दिया है। वाह नमूदम सिर एजाजे खुदी, और मैंने जो सीक्रेट था ना उसके अंदर असल में, उसको नमूद दे दिया, उसको पैदा करके दिखा दिया है। बूद नक्शे हस्तम अंगारे, और मेरी हस्ती तो एक अंगारे की तरह थी। इसमें अंगारा वो जो बिल्कुल नीचे पड़ा होता है ना आग में, और वो बुझने के करीब होता है। बूद नक्शे, मैं तो उस तरह था जैसे एक अंगारा होता है। ना कबूले ना कसे ना काराए, देखें ये कैसे फौरन नीचे आते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। ना मुझे कोई कबूल करता था, ना कसे ना काराए, मैं नाकारा था और किसी काम का नहीं था। इश्क सोहा जद मेरा आदम, जद मरा आदम शुदम, ये इश्क मेरे अंदर जब गया ना तो फिर मेरे अंदर का आदम निकला। इश्क की तारीफ मैं कर चुका हूं, और वो आपने याद रखनी है क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं हो सकती, और आप ये लफ्ज बार बार रिपीट होने हैं। आलम कैफो कमे आलम शुदम, कैफ ज्यादा और कम कमी को कहते हैं ना। तो ये जो हम कहते हैं ना लेन देन के मामलात या दुनिया में जो भी ऊंच नीच हो रही है, आलम कैफो कम आलम शुदम, ये आलम यानी पूरी दुनिया की ऊंच नीच के जो मामलात है, मैं उसका आलिम हो गया हूँ। हरकते आसाब गर्दूं दीदायम, ये तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब चले गए। हरकते आसाब गर्दूं दीदाम, दर रगे में गर्दशे खून दीदायम, क्या बात है। हरकते आसाब, ये तो हमें रुकना पड़ेगा यहाँ। यानी जो गर्दों यानी यूनिवर्स है एक पूरी, उसकी बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्योंकि फलसफा में आप लोगों ने बाकायदा, मुझे अंदाजा है सारी ऑडियंस का, कि फलसफा एज अ मौजू नहीं पढ़ा हुआ। हमारे यहाँ वो फलसफा का एक जेनेरिक मीनिंग जो हमें पता होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम फलसफे की के बारे में और के सहारे के जरिए सोचते रहते हैं। तो यानी यहाँ जो बात हो रही है हरकत आसाब गर्दों दीदा, वो उसकी बात करें कि पूरी जो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रिलेशन होता है फलसफा के अंदर। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि खालिक और मखलूक के बीच में जितने भी मामलात हैं, अब ये मामलात चल रहे होते हैं ना, तो वो उन मामलात को चलने के लिए जो मंजर पेश कर रहे हैं कि वो कैसे चल रहे होते हैं, कि यूनिवर्स के जो आसाब यानी मसल पट्टे जो हैं, उनकी गर्दिश मैं देख रहा हूं। देखिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं एक ग्लास उठाऊं, तो एक्चुअली क्या होता है, मेरा हाथ मूव होता है, बाजू के आम कोनी हाथ ये मसल्स मूव करते हैं और गिलास को पकड़ते हैं और वापस ले आते हैं ना। तो मेरे इस आसाब की गर्दिश को आपने देखा, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस यूनिवर्स के आसाब की गर्दिश देख रहा हूं कि ये कैसे काम करती है। दर लगे मैं गर्दिशे खूंदीदम, अब ये देखें वो कह रहे हैं कि चांद की रगों में बहता हुआ खून भी मैं देख रहा हूं। यानी इमेजिनेशन देखें शायर की, कि यूनिवर्स के जो मामलात चल रहे हैं ना, मैं इसके आसाब की मूवमेंट, क्योंकि देखें जब एक बंदा हाथ आगे बढ़ाता है तो हमें पता होता है ना ये हाथ आगे आ रहा है, पीछे करता है तो पता होता है पीछे आ रहा है। एक बंदा आगे को चल रहा होता है तो हमें पता चलता है ये थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा। तो ये वो फिलॉसफी पेश कर रहे हैं कि अब तो मैं इस यूनिवर्स के मामलात देख रहा हूं कि ये कहां जाएगी, फिर कहां जाएगी और फिर कहां जाएगी। और ये जो चांद होता है ना, जो यानी अंधेरे में जो रोशनी पैदा कर रहा है, इस अंधेरों के अंदर रोशनी पैदा करने की जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी की रगों में बहता हुआ खून भी मैं देख पा रहा हूं। बस यहाँ मेरे अल्फाज की बस हो जाती है, ये आइडियोलॉजी इससे भी आगे की है, शायद मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं। बहरे इंसान चश्मे मन शबा गरीज,
انسانوں کے لیے میری آنکھ بہت راتیں روئی ہے، انسانوں کے لیے یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے نہیں کہہ رہے وہ، بہرے انساں چشم من شبہ گریز، انسانوں کے لیے میری آنکھیں کئی راتیں روئی ہے، تا دریدم پردہ اسرار زیست، تب جا کے میں نے زندگی کے راز کے پردے کو پھاڑ کے رکھ دیا، یعنی پہلے میں انسانوں کے سوز میں تڑپا ہوں اور پھر میری اس تڑپ نے زندگی کے راز کے پردے کو پھاڑ دیا ایک دن، از درون کارگاہ ممکنات برکشیدم سر تقویم حیات۔ اب یہ پھر وہی، یہ کسی وقت مجھے وقت ملا تو میں آپ کو فلسفہ کی کچھ بیسکس بھی کوشش کروں گا پڑھانے کی، کیونکہ یہ بار بار نا اب آ رہی ہیں۔ اب فلسفہ کے اندر ایک، یعنی میں ابھی سمری بیان کر دیتا ہوں، ایک سبجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں واجب اور ممکن، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا، ایک ممکن ایک واجب۔ واجب جو ہر صورت میں ہے، یاد رکھیے گا، یعنی آپ بحیثیت مسلم اگر سمجھنا چاہیں تو ذات خداوندی واجب ہے اور کائنات ممکن ہے، یعنی یہ کبھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتی نا۔ یہ میں بڑی عجیب سی مثال پیش کر رہا ہوں، اصل میں یہ مختلف فلسفی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن اور واجب دو چیزیں ہوتی ہیں، ممکن ذات حق ہے، فلسفے کے مطابق وہ اللہ کی ذات نہیں ہے، فلسفہ کسی اور چیز کو کہتا ہے، میں تو صرف آڈینس کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی واجب اللہ کی ذات ہے اور ممکن باقی ساری کائنات ہے، یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے کوئکلی۔ تو کہہ رہے ہیں از درون کارگاہ ممکنات، کہ جو کچھ ممکن ہے، جو کچھ ممکن ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، برکشیدم سر تقویم حیات، اس کے اندر سے میں حیات کا راز نکال کے لے آیا ہوں، زندگی کا۔ من کے این شب رات چما آراستم، اور میں نے اس رات کو ایسے سجا دیا ہے جیسے رات کو چاند ایک آسمان کے اوپر محفل سجاتا ہے نا، یعنی ایک طرف چاند ہوتا ہے دوسری طرف ستارے ہوتے ہیں، وہ جو محفل سجی ہوتی ہے اب وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ میں نے ایسے سجا دیا ہے گرد، یہ کمال ہی ہے، بس یہ یقین کریں میں خود پریشان ہوں، گرد پائے ملت بزاستم، پہلا مصرع دیکھیں کہاں ہے اور دوسرا کہاں ہے، اور ان کا بیلنس اتنا خوبصورت ہے کہ انبلیویبل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں من کے این شب رات چما آراستم، میں چاند ہوں، اور جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے 14ویں کا اور آگے تاروں کی ایک محفل لگی ہوتی ہے نا، پہلے اپنے آپ کو وہ بتا رہے ہیں اور دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملت ہے، یہ جو نبی کی امت ہے، میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں، گرد پائے ملت بیزاست، یہ دیکھیں ملت در باغ و راگ آواز عشق۔ باغ و راگ بھی ایک فلسفی ہے، یہ تو بار بار فلسفی آ رہی ہے۔ چلیں اس کی سمری، باغ فلسفہ کے اندر باغ کہتے ہیں جو چیز شعور کے اندر سمائی ہوتی ہے، اور راگ جو شعور کے اندر نہیں سمائی ہوتی۔ سو ایکچولی دو ہی چیزیں ہوئی نا دنیا میں، ایک وہ جو فہم و ادراک کے پیمانے پہ پوری اترتی ہے، دوسری نہیں اترتی۔ اس کی بہت ساری تعریفیں ارسطو نے اور لکھی ہے، افلاطون نے اور لکھی ہے، پھر ہمارے جو مسلم فلاسفر گزرے ہیں، فارابی اور ابن سینا، ان لوگوں نے اور لکھی ہے۔ پھر جب یہ یورپ پہنچے ہیں تو جو کانٹ اور ہیوم اور گوئٹے اور ان کی جو ہے، اور رشیا میں جب وہ دستویسکی اور ٹالسٹائی ان کے ہاتھ لگی تو وہ اور، یعنی اس کی بڑے ویریئنٹس ہیں، لیکن بنیاد وہی رہے گی، یاد رکھیے گا۔ تو یعنی راگ آپ یہی سمجھیں کہ جو آپ کی عقل و فہم کے اندر ہے وہ باغ ہے، اور جو اس سے باہر ہے ابھی وہ راگ ہے فی الحال کے لیے۔ آتش دل ہا سروز تازش، یعنی اس طرح سے دلوں کی آگ کو تازہ کر دے۔ ذرہ گشت و آفتاب انبار کرد، ذرہ گشت و آفتاب انبار کرد، خرمنے از صد رومی و تار کرد، یہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں ذرہ بو، یعنی ایک ذرہ پکڑ اور اسے زمین میں ڈال دے، ایک ذرہ چھوٹا سا پکڑیں اس کو زمین میں بو دیں
اور اس میں سے آفتاب کے انبار نکال کے رکھ دیں، یعنی سینکڑوں سورج نکال کے رکھ دیں ایک ذرہ زمین میں بونے سے. اچھا، نہ یہ ذرہ زمین میں بویا جا رہا ہے، نہ وہ سورج نکالے جا رہے ہیں. آپ اس فلسفی کو سمجھیں. یعنی ایک چھوٹی سی چیز، یعنی انسان جب اپنے معیار پر پہنچتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جب پکڑتا ہے تو اس کو ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے سینکڑوں سورج نکال کے رکھ دے، اور اتنے وہ پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ ہر آنکھ انہیں دیکھ کے بتا سکتی ہے. خرمنس، اور یہ جو ہے نا، یعنی ذرہ گشت اس نے ذرہ بویا اور اس میں سے آفتاب کے انبار لگا دیے. یہاں دو تین فلسفیز ہیں، میں ساری ٹرائی کرتا ہوں. اور خرمنس صد رومیوں اتار کرد، اور اس خرمن یعنی اس نے پھر اپنے اندر سے سینکڑوں رومی اور اتار نکلے. اس میں سے ایک نہیں. خرمن وہ جو فصلیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی نا، جہاں پہ کھیت زیادہ ہوں تو جب اس کی وہ کاٹی جاتی ہے فصل تو اس کا سارا اناج ایک جگہ ڈھیر لگا کے اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اس کو خرمن کہا جاتا ہے. وہ خرمن از صد رومی ہوتا، اس خرمن سے سینکڑوں رومی اور اتار نکلے. یہاں یعنی ایک، چونکہ علامہ صاحب نے نام نہیں لیا نا، صرف فلسفی بیان کی ہے، تو اب یہ اندازے ہیں، میں بھی اپنے اندازے آپ کو. پہلا ہے ہمارے نبی کے متعلق کہ اس نے ذرے کو زمین میں بویا اور سینکڑوں آفتاب پیدا کر دیے، اور جو اس نے خرمن یعنی جو اس نے ذخیرہ کیا تھا نا میرے نبی نے، اس میں سے پھر سینکڑوں رومی اور اتار پیدا ہوتے رہے. ایک یہ آئیڈیالوجی، یعنی یہ ممکن آئیڈیالوجی میں صرف بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھی، انہوں نے تو صرف لفظ دے دیے، آپ نے مطلب خود سمجھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں جو ذرہ بو رہا ہوں اس میں سے میں کئی آفتاب پیدا کر دوں گا، اور پھر اس میں سے کئی رومی اور اتار پیدا ہوں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی، یعنی پہلا تھا نبی کے متعلق، دوسرا وہ اپنے متعلق، ممکن ہے، یہ میں پاسبلٹیز بتا رہا ہوں. تیسرا ہے پوری دنیا کے متعلق کہ جس نے بھی ذرہ بو لیا تو وہ اس میں سے آفتاب کے انبار نکال سکتا ہے، اور اس انبار میں سے پھر سینکڑوں رومی اور اتار نکلیں گے. آئی تھنک آج کے لیے کافی ہے، اور کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا نیکسٹ سیشن کریں. اینی کوئک کوسچن؟ اقبال اور رومی کا کیا ریلیشن پیش کر رہے ہیں اقبال صاحب؟ رومی اور ان کا کیا جو ریلیشن میرا اور اقبال کا، وہ کیا ہے؟ جو میرا اور اقبال کا ہے. میں جب تلاش میں نکلا تو میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتا تھا. ایک کتاب کسی ایک موضوع پہ شروع ہوتی تھی، وہ 10 اور موضوعات کا بھی ذکر کرتی تھی، لیکن ان کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پاتی تھی. اب اس کے لیے 10 اور کتابیں پکڑتے تھے، تو وہ ان میں سے ایک موضوع کو ایکسپلین کرتی تھی، 5 اور چھوڑ جاتی تھی. تو وہ جو میں کلاسیفائڈ نالج کی بات کر رہا ہوں نا، وہ اقبال کے پاس ملا. میں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا، اقبال نے کلاسیفیکیشن کر دی. اقبال نے فلسفہ، منطق اور سائیکالوجی کو ایسے الگ پیش کیا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفر آج تک نہیں کر سکے. تو آپ جب وہ ایکسپرٹ کے بعد پہنچتے ہیں نا، ایکسپرٹ کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حکیم نبض پہ ہاتھ رکھے گا اور بتا دے گا کہ جسم کے کس حصے میں پرابلم آ رہی ہے، یہ وہ نبض ہے جو ان کے ہاتھ میں تھی. ایسے ان کی گرپ ہے، یہ کلاسیفائی کر دیتے ہیں نالج کو. تو اسی طرح اقبال جب تلاش میں نکلے ہیں تو انہوں نے وہ بہت سارے لوگوں سے متاثر ہیں، صرف رومی سے نہیں. آپ کو آگے بھی، یعنی خواجہ فرید الدین عطار کا بھی ذکر رومی کے ساتھ کر دیا انہوں نے. اب فرید الدین عطار ایک بڑا نام ہے، ویدر مطلب لائکنگ ڈس لائکنگ چلتی ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن بڑا نام ہونے سے تو اختلاف نہیں ہے نا. دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ بڑا ہوتا ہے ہر صورت میں، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو علامہ صاحب جن ساری شخصیات سے متاثر ہیں، اس میں رومی سے فلسفہ کے اندر اور قرآن کی ایکسپلینیشن آف فلسفی کے اندر بہت زیادہ متاثر ہے. اسی طرح جو میں پیر جب رومی کا ذکر کرتے ہیں ساتھ، اور یہ جو میں کا جیسے ذکر کر رہے ہیں، یہ ویسے اکثر دیکھا ہے آپ کو، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ صوفیزم میں اور یہ پیری مریدی میں کافی زیادہ یہ چیز یوز ہوتی ہے. میری مرشد نے فیض دیا اور وہ میں اینڈ آل دیٹ. علامہ اقبال کا سب سے پہلی بات تو آپ سمجھ لیں صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسے ہی ٹھیک ہے.
हिस्ट्री के अंदर इनसे बड़ा नाकद पैदा ही नहीं हुआ अब तक। मैंने नहीं पढ़ा किसी बंदे को जिसने इतना क्रिटिसिज्म कर दिया। यानी इसका 1% करने वाले को हमारे यहाँ मुर्तद करार दे दिया जाता है, जितना अलामा साहब ने कर दिया। तो अलामा साहब की जो तहकीक, देखिए फिलोसफर की क्वालिटी को समझें। फिलोसफर होता क्या है, यानी फलसफा के ना अपने पैमाने हैं 4-5 बेसिक, वो उन पैमानों को अप्लाई करके इल्म की असल तक पहुंचेगा। उसमें उसकी जात शामिल नहीं होती, उसमें उसका इल्म शामिल नहीं होता, उसमें उसकी किताबें शामिल नहीं होती, मुआशरा भी शामिल नहीं होता। उधर न्यूट्रली उन असूलों को अप्लाई किया जाता है। तो जब अलामा साहब ने वो न्यूट्रली वो असूल इन सब पर अप्लाई किए, तो उस फिल्टर में से जो लोग बचे, जैसे अत्तार बचे, रूमी बचे, तो उनकी तालीमात से फिर फायदा उठाया। वो तालीमात जब आप तक पहुंचती हैं तो बेसिकली आप कभी गौर करें मैं होती क्या, यानी आम मैं की बात कर रहे हैं कि वो किसी एक फ्रूट को या सब्जी को लिया जाता है, उसको एक पूरे प्रोसेस में से कोई बंदा गुजारता है, उसके अंदर चंद और चीजें शामिल करता है, फिर काफी वक्त तक उसको एक खास स्टेज पे रखा जाता है, उसके बाद वो मैं की शक्ल इख्तियार करती है। तो अलामा साहब जब मैं का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियों को परखा गया, हर तरफ इंसान तलाश में निकलता है ना, इल्म की बात कर रहे थे। वहां से वो खास बूटी निकाली जिसने वो नशा पैदा करना था जो सारी बूटियों को समझने के लिए चाहिए था। वो तड़प, वो लगन, वो वाली बूटी पकड़ी और वो पहुंचा दी। ये बिल्कुल ऐसी है ना कि आप तो 100 किताबें पढ़ रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि ये क्या बता रही है ना। तो कितना खूबसूरत है कि एक बंदा बता दे कि भाई फलां किताब पढ़ें, पहले उसको पढ़ लें, वो आपको बाकी किताबों को पढ़ने का सलीका सिखा देगी। तो ये जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, इसको तालीमात में मैं कहा जाता है पर्शियन के अंदर। तो वो जो रूमी ने ऑलरेडी क्रक्स निकाल लिए थे या किसी भी इंसान ने किसी फील्ड में निकाल लिए हैं, वो जब आपको देता है ना तो वो आपका पूरा प्रोसेस बचा देता है कि आप जाएं, जड़ी बूटी ढूंढें, फिर उसका फार्मूला सीखें, फिर उसको बनाएं और परफेक्ट लेवल तक ले आए। इसको मैं की फिलॉसफी कहा जाता है। तो मैं अब आपसे कहूं कि जी अलामा साहब ने मुझे मैं पिलाई थी और मुझे ये समझ आ गई थी, तो ये नहीं, मैं ये कह के भी अपने बड़े ऑडियंस पैदा कर सकता हूँ और लोग मिल जाएंगे। वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिस्से के बेवकूफ पैदा किए हैं, वो उसको लाजमी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब एक तरीका ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जनाब ये करामात हुई और ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इस कलाम को समझने की कोशिश करें। आप इसके नोट्स लें, चाहे इसको यूट्यूब पे देखें, 10 जगहों से और देखें। जहां मैं मतलब मैं बड़ा ओपन हूं कि मैं शायद बहुत सारी चीजों पे आपको, देखिए ना, मैं इस फलसफे को अपनी अक्लो फहम से देख रहा हूं ना, आप अपनी अक्लो फहम से देखेंगे तो हो सकता है आप बेहतर मंजर कशी कर पाए। मैं तो बहुत सारी जगहों पे मेरी नहीं बस हो बात जाती समझ आ गई है, वो बात मतलब आई गॉट द पॉइंट कि ऐसे ही है, ठीक है, वो मैं से ये मुराद है, नॉर्मली मैं जो ली जा रही है इट्स डिफरेंट वे, ठीक है, समझ आ जी गई जी। मुझे। तो हाँ, उसकी तो यकीन करें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। यानी उस मैं के बारे में सबसे बड़े जो राइटर्स हैं ना तसव्वुफ के, वो ये लिखते हैं कि ये जिसको पिला दी जाती है वो बता नहीं पाता कि मैंने क्या पिया है, अल्फाज में नहीं आ सकती। तो फिर किस्सा ही खत्म हो गया भाई। वो मेरे लिए मतलब आपने बिल्कुल ही ना एक यानी फुल स्टॉप लगा दिया है ना। और फिर कहते हैं इसका एफर्ट से ताल्लुक नहीं है जी, इसका नसीबों से और अता से ताल्लुक है, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो फिर मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि मैं हाथ जोड़ के बैठा रहूं। वो ये फिलॉसफी दे जाती है बंदे को। अलामा साहब ने उस फिलॉसफी को तोड़ा है। यानी वो देखे ना, जब वो कह रहे हैं कि वो मैं सुराही का लिबास पहन के आ जाती है, यानी आम तौर पे सुराही में मैं डाली जाती है ना, तो वो इस तरफ ला रहे हैं उसको कि ये तालीमात जब अंदर जाती हैं हाँ जी, ये तो तालीमात इंसान तो उस सूफीज्म के सुराही लिए वैसे भी मतलब बेअदबी का ही बन रही है मौजूद, कि अगर ये तालीमात सूफीज्म में की थी, ठीक है, गॉट इट, जी ये वो वो कंट्रडिक्शन तो आपस में ऐसे ही है। अगर ये तालीमात वो सूफीज्म का पैकेज होता तो फिर ये तो वैसे ही उसकी बेअदबी में आ जाता है ना वहां पे कि जी वो मैं तो, ये दोनों चीजें उल्टम पुल्टम नहीं हो सकती हैं।
गॉट जी इट। ऐसा ही है। एनी अदर क्वेश्चन जी?